हेलो दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे सिविल के सब्जेक्ट हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट के हम 500 क्वेश्चन को लेके आएंगे, जो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। हर एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्टेट जेई हो या एई हो, पीएसयू हो। उनके अंदर वही एग्जाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम वही क्वेश्चन लगा के एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा सिलेक्शन दूर नहीं है। तो हम हर एक सब्जेक्ट के, ये मान के चलो आप 500 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 500 क्वेश्चन में हम एक सीरीज बनाएंगे उनकी, 20 सीरीज। हर एक सीरीज में 25 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप ये सीरीज ही कर लेते हो और आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पहले सब्जेक्ट लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम 20 सीरीज लेके आएंगे। उसमें फर्स्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में ही है, ये बार बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो इज। पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या होती है? आप सभी को पता होना चाहिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। तो ये बराबर में लिख रखी है हमने इसकी वैल्यू। द वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 0.5, मतलब -1 से लेके 0.5 के बीच में पॉइजन रेशियो की वैल्यू लाई करती है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ठीक है इसके अंदर। ऑलवेज रिमेन लेस देन या इक्वल टू 0.5, ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 1, ऑलवेज रिमेन लेस देन 0, ऑलवेज रिमेन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलवेज रिमेन लेस देन या इक्वल टू 0.5, ये करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 to 0.5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन इसका परफेक्ट रहेगा। इसके अंदर कुछ हमने और वैल्यू दे रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है कि ह्यूमन टिश्यू की कितनी वैल्यू होती है, ग्लास की पॉइजन रेशो कितनी होती है, कंक्रीट की कितनी होती है, इलास्टिक मेटल की कितनी होती है, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल की कितनी होती है। 0.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्क की 0 होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। और वैसे पॉइजन रेशो होता क्या है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड का मतलब क्या है? पॉइंट लोड। द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट। तो इसके अंदर एग्जाम में क्या तो बेंडिंग मोमेंट पूछता है, क्या शियर फोर्स। हमने दोनों डालती है क्योंकि बार बार क्या है, दोनों पूछ लेते हैं अलग अलग क्वेश्चन बना के, तो हमने इकट्ठे ही पूछ लिए दोनों इसके अंदर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा। तो आप मान के चलो शियर, याद कर लो, शियर फोर्स एस फॉर सपोर्ट, एस फॉर शियर फोर्स, मतलब सपोर्ट पे शियर फोर्स ज्यादा होती है और बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे ज्यादा होती है। आप इस क्वेश्चन को क्या तो फिर आप इसको लगा के देखो। इसका फार्मूला होता है, जैसे यूडीएल हमने कोई अप्लाई कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग WL²/8, ये बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है। और शेयर फोर्स का जो स्पॉट पे रिएक्शन आई मेनली यूडीएल के केस में वही रहेगी। तो इसके अंदर देखते हैं अब कौन सा। बेंडिंग मोमेंट एट स्पॉट, शेयर फोर्स एट स्पॉट, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, और बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, शेयर फोर्स एट स्पॉट। हाँ, सी बिल्कुल इसका राइट है। आप इसका एक बार खुद प्रैक्टिकल भी करके देखो, क्वेश्चन लगा के देखो इसका, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर बाकी नहीं तो ये मान के चलो सेंटर में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होती है, शेयर फोर्स हमेशा स्पॉट पे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। देखो ये एक एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कॉलम की, कि कॉलम हिंज है, कॉलम फिक्स्ड है, एक एंड कैसा है दूसरा कैसा है, मतलब ये सब कुछ मतलब इसकी एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने ये चार कंडीशन इसकी बनती है कि बोथ हैंड आर हिंज, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, बोथ हैंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। ये चार कंडीशन एंड कंडीशन बनती है। इसके अकॉर्डिंग इसके लेंथ, जैसे बोथ हैंड हिंज होगा तो इसकी वैल्यू एल होगी, वन एंड फिक्स्ड होगा अदर फ्री होगा तो इसकी वैल्यू 2L होगी, बोथ हैंड फिक्स्ड होंगे तो इसकी वैल्यू L/2 होगी, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज होगा तो इसकी वैल्यू L/2
√2 होगी। तो ये 4 कंडीशन और ये बार बार पूछी जा रही हैं हर एक एग्जाम में, इसमें से एक तो पूछना ही पूछना है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसके एज इट इज वैल्यू याद करो। तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, तो ये क्या है, ये 2l की वैल्यू इसके अंदर होगी। तो इसके आप चाहे बना के देख लो, जैसे वन एंड इसका कोई कॉलम फिक्स होगा, तो इसके अंदर जो रोटेट होगा ना, मतलब ये कह रहे हैं कि ये रोटेट होगा, तो ये 2l के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी वैल्यू 2l आ जाएगी। वैसे तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी आपके अकॉर्डिंग, l थी, बट अदर एंड फ्री होने के कारण इसकी वैल्यू 2l होगी। कोई भी यूलर फार्मूला होगा उसके अंदर इसकी तो जैसे पाई स्क्वेयर ई आई अपॉन एल स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है मतलब लोड निकालने का, तो एल स्क्वेयर है जो, इसके अंदर 2l की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब एक बार। तो जैसे सेम क्वेश्चन है, बस उसके अंदर कंडीशन बोथ हैंड आर हिंज कर दी अब हमने। बोथ हैंड हिंज करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, एल। तो क्वेश्चन ऑप्शन में जाएंगे तो हम ए इसका। तो ये सेम उसी बेस पे, मतलब आप ये नीचे जो टेबल है इसको याद करो अच्छे से। अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद बताओ। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ हैंड आर फिक्स्ड। अब क्या हुआ, दोनों एंड हमने फिक्स कर दिए, दोनों एंड फिक्स करने पे क्या इसकी वैल्यू आई, l/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। मतलब अब देखो इसमें वन एंड फिक्स, लास्ट वाला जो है l/√2। तो आप ये चारों बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद कर लो, इसकी टेबल को याद कर लो, मैंने सब में ये टेबल इंसर्ट कर रखी है, आप इससे यहाँ से याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द शियर फोर्स अलोंग ए सेक्शन ऑफ ए बीम इज जीरो। मतलब क्या है कि किसी भी मतलब सेक्शन पर शियर फोर्स मान के चलो, सेंटर में ही मान लो, ये शियर फोर्स अगर जीरो हो जाती है, तब बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन इज, शियर फोर्स, ये इसमें मानना क्या है कि इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे ना इसका, तो शियर फोर्स की वैल्यू जहां भी जीरो होगी, या शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा के लिए मैक्सिमम होगी। इस बात को बिल्कुल याद कर लो। जहां पे शियर फोर्स जीरो या साइन चेंज करेगा शियर फोर्स, तो इसमें क्या बेंडिंग मोमेंट की हमने वैल्यू पूछी, जहां पे शियर फोर्स जीरो है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ ए बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में देखने को, एज इट इज मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि हम जितनी भी लोडिंग कंडीशन है, जो हमने टेबल बना के दे रखी है नीचे, इसके अंदर जितनी भी लोडिंग कंडीशन, अगर कोई भी लोड ना हो, ये फर्स्ट वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोड वाला जरूर पूछता है। जैसे पॉइंट लोड है, ये पूछेगा, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यूवीएल पूछेगा। भाई अगर पॉइंट लोड दे रखा है आपको, तो आपकी शियर फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगी, बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन में बनेगी। अगर यूडीएल दे रखा है, तो आपकी शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी पैराबोलिक शेप में बनेगी। अगर आपको यूवीएल दे रखा है, तो शियर फोर्स डायग्राम आपकी पैराबोलिक शेप में बनेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी क्यूबिक शेप में बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्वेश्चन में जाएंगे। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ ए बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछे, पॉइंट लोड पूछा है, तो मतलब इंक्लाइंड, इंक्लाइंड लाइन बोले तो ट्राइंगुलर इन शेप। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरह इसी बेस पे है। अब पूछा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछी इन्होंने, अगर यूडीएल डाल रखा हो तो ओवर इट्स इंटायर स्पेन, मतलब कंप्लीट पे यूडीएल डाल रखा है, तो अब अपनी उसमें टेबल में देखो, यूडीएल डाल रखा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछी है, पैराबोलिक शेप है, इजी है। बस क्या है कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सेम इसी पैटर्न पे फिर है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप पूछी है, अगर हमारा यूवीएल है तो इंटायर स्पेन पे, तो टेबल में देखते हैं यूवीएल कहाँ है, यूवीएल ये है, और इसकी शेप क्या होगी, क्यूबिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। फिर आप टेबल याद करो, उसके टेबल हर एक क्वेश्चन में दे रखे हैं हमने, टेबल याद करो। टेबल जिस दिन मतलब आप याद कर लोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार के लिए याद कर लो। द शेप ऑफ shear फोर्स डायग्राम। अब shear फोर्स की शेप पूछ ली है, एंड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर। अब पॉइंट लोड पूछा है और shear फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है अपनी, यही है, रेक्टेंगुलर आएगी। हॉरिजॉन्टल में तो रेक्टेंगुलर तो ऐसे बनेगी ना, और ट्राइंगुलर इंक्लाइंड बनेगी। अगर इंक्लाइंड आए तो ट्राइंगुलर, और हॉरिजॉन्टल लाइन आए तो रेक्टेंगुलर। तो हमारा रेक्टेंगुलर मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ shear force diagram over the length of beam carrying a UDL over its entire span। अब हमारा shear force डायग्राम पूछे, यूडीएल का केस दे रखा है, तो इसकी shear force डायग्राम इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन बोले तो ट्राइंगुलर इन शेप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द शेप ऑफ shear force diagram over the length of beam carrying a UVL over its entire span। अब यहाँ पे यूवीएल दे दिया हमें। यूवीएल के केस में देखो, टेबल में जाओ यूवीएल, और शेप ऑफ शेयर फॉर डायग्राम में पैराबोलिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसकी वो याद कर लो, टेबल टेबल से आपका काम चल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टाइज आर लोड कैरिंग मेंबर। इन्होंने बता रखा है टाइज हमारे लोड कैरिंग मेंबर है ऑफ ए फ्रेम के, विच आर सब्जेक्टेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी देखने को मिल जाता है। आप याद करो टाइज, टाइज से अगला टी है, टी से होगा टेंशन। अब देखो, जिस क्वेश्चन में टेंशन होगा वही आपका आंसर होगा, याद कर लो। बिल्कुल बेसिक है। एक्सियल टेंसाइल लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। जो कंप्रेसिव होता है ये स्ट्रट के अंदर होता है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब आप याद करो, टी से टेंसाइल, टी से टाइज, बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इट्स। सभी को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट ये नहीं पता कि वो कौन सी लिमिट तक होता है। वो इलास्टिक लिमिट तक होता है, वो प्लास्टिक लिमिट तक होता है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके अंदर स्टूडेंट मार खा जाते हैं। तो ए गलत है, बी भी गलत है। हाँ, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के अंदर ये इस टाइप का बनता है ये ग्राफ है। तो इसके अंदर जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वहां तक ये हुक्स लॉ आपका वैलिड रहेगा, प्रोपोर्शनल से आगे वैलिड नहीं रहेगा। एग्जाम में कई बार स्टूडेंट इलास्टिक लिमिट भी लगाते हैं, तो वो गलत रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर आपका मेटेरियल होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है, द प्रॉपर्टीज आर, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो इसके अंदर इक्वल इन ऑल पॉइंट, इक्वल एट, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इक्वल रहेगी हर एक पॉइंट पे इंटायर वॉल्यूम में। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब जिसका जितना भी वॉल्यूम होगा हर एक पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, एक इसके अंदर एक और चीज पूछी जाती है, ये इलास्टिक कांस्टेंट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये हमने टेबल में दे रखा है कि अगर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो उसके अंदर कितने इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो मतलब कितनी होगी। तो दो उसके अंदर होती है, मतलब ई एंड म्यू। म्यू इज द पॉइजन रेशो जो हमने पढ़ी है, इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है, उसके अंदर कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, 9। नॉन आइसोट्रोपिक के अंदर होते हैं 21। आप इस टेबल को भी बहुत अच्छे से याद करोगे, मतलब हमने क्वेश्चन तो 25 दे रखे हैं, लेकिन 25 के जैसे अभी यही है, इसमें 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो हमने जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज इस सीरीज के अंदर हम देंगे। आप सिर्फ यही करने से आपका काम चल जाएगा। जेई के लिए तो परफेक्ट है, हरियाणा जेई, यूपी जेई, आर बी जेई, इनके लिए आपके सफिशियंट है। बाकी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसके अलग से सीरीज बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द मटेरियल इज ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कौन सा होता है, जैसे वुड हो गई, तो उसकी क्या है कि प्रॉपर्टीज आर इक्वल एट, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगी, जो इक्वल एट ऑल पॉइंट्स इन इंटायर वॉल्यूम, डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स इन इंटायर वॉल्यूम, it shows different properties in three mutual perpendicular direction। हाँ, ये सी ठीक है इसका बिल्कुल।
मतलब तीनों अपने डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब तीन उसकी डायरेक्शन है ना, तो उसके अंदर ये अलग अलग चीजें शो करके दिखाएगा। मतलब ये वुड की एक करेक्टरिस्टिक्स मान लो या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो वो इसके अंदर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अंदर भी हमने वो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी है, आप ये याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया कि द मटेरियल इज नॉन आइसोट्रोपिक या एलोट्रोपिक। नॉन आइसोट्रोपिक को हम एलोट्रोपिक भी बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज आर, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी, तो देखते हैं। इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स इन इंटायर वॉल्यूम, different at all points in entire volume, it shows different properties in three mutual perpendicular direction, ये तो वुड में थी। it shows different properties in all डायरेक्शन। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब तीनों अपने उसमें ऑल डायरेक्शन में अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज ये दिखाएगा, मतलब शो करेगा। इसके अंदर भी वो टेबल की वैल्यू हमने डाल दी है, आप दोबारा फिर देखिए इसकी। अच्छा, एक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, मतलब ये एग्जाम में ये तो पूछा जाता है। ये मान के चलो, अगर आपके 100 एग्जाम हो रहे हैं तो उसके अंदर 70 एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। सीधी वैल्यू याद करो कि प्रिंसिपल प्लेन, कोई भी प्रिंसिपल प्लेन है उसके अंदर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, याद कर लो। रात को ही कोई पूछे तो कितनी वैल्यू है, 0। प्रिंसिपल प्लेन में हमेशा शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ए मेंबर डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूव, मतलब दोबारा अगर कोई भी जैसे रबड़ है या कोई भी चीज है, मतलब माइल्ड स्टील हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब हमने उसको खींचने के बाद वो अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में ना आए, इसका मतलब ये है। देन द डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, अगर दोबारा आ जाता तो इलास्टिक कहलाती, अगर दोबारा ना आए तो प्लास्टिक कहलाएगी। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ gyration इज नोन एज। ये अपना कॉलम का क्वेश्चन है, मतलब कॉलम वाले चैप्टर से। तो इसके अंदर ये सीधा याद करना है कि इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव और लेमडा इसकी वैल्यू, मतलब मिनिमम रेडियस और जायरेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब स्लेंडरनेस रेशो। ये एक सीधा याद करने का क्वेश्चन है, बाकी रिपीटेबल क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये भी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, मतलब ऐसा लगेगा सारे ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं हमें। जैसे यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग मॉडुलस इज मे बी डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्टूडेंट यही कंफ्यूजन कि या स्ट्रेन आएगा या स्ट्रेस आएगा मेन में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब इस तरह के सेम सेम से वो दे देंगे, उसमें कंफ्यूजन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट रहेगा, याद करो एज इट इज। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में क्या है कि शियर स्ट्रेस, इसका तो सीधा, इसका भी सीधा ही फंडा है, बट फिर भी वही पूछ लेगा, आप तो कंफ्यूजन में रहोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये तो नहीं आएगा इसके अंदर, नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वही मिलेगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्क मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क मॉडुलस भी जैसे भी यंग मॉडुलस हो गया, आप कंफ्यूजन में फिर रहोगे, सेम यही मतलब चारों को ऑप्शन दे देंगे। तो इसके अंदर सी आएगा अपना, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब ए में तो क्या था, यंग मॉडुलस, डी में क्या था, शियर मॉडुलस, ऑप्शन सी में क्या आएगा, बल्क मॉडुलस, एज इट इज है। अब ये इसके अंदर है, आप 25 क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। फॉर एन इलास्टिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन होल्ड ट्रू। आप इससे पहले, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप ये चारों मोस्ट 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 इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब आप इनको याद करो। E इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू, E बराबर है 9 kg अपॉन 3k + g, म्यू पॉइजन रेशो इज इक्वल टू 3k - 2g 6k + 2g। आप ये याद कर लो, हर एक एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू दे दी भाई, ई की वैल्यू इतनी है और के की वैल्यू जो भी है, आपसे म्यू की वैल्यू पूछ ली, तो आप ए ऑप्शन में रखो और वो वैल्यू निकाल दो। ये तो मतलब रामबाण है बिल्कुल। है उसके बाद मान लो ई की वैल्यू पूछ रहे हैं,
जी और म्यू की दे दी आपको तो ई निकल जाएगा। तो इसके अंदर क्या हमने, अब चलो क्वेश्चन में जाते हैं, आप इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। फॉर एन इलास्टिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन होल्ड ट्रू। आप देखो इलास्टिक मटेरियल के अंदर म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू जो भी है मतलब 0.25 से लेके 0.42 के अंदर या 5 के अंदर भी चली जाती है। आप उसके वैल्यू इसके इस रिलेशन में रख के देखो, उस रिलेशन से आप ये पता लगाओ कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये आप खुद करो इस क्वेश्चन को, और बाकी मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ई बराबर है के, मतलब सी आंसर इज करेक्ट। तो इसके ये जितने हमने 25 क्वेश्चन किए थे, इसके आंसर की हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। आप ये भी देख सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन दोबारा अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई है इस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करिए।